अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, आप लोगों ने SDLC पढ़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस इसका। SDLC मॉडल क्या है, वाटरफॉल क्या है, वी शेप मॉडल क्या है, प्रोटोटाइपिंग क्या है, रैपिड एप्लीकेशन, स्पाइरल स्पाइरल मॉडल। SDLC क्या था? फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज परफॉर्म एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान, उसको क्या कहा जाता है? मॉडल, SDLC मॉडल। SDLC मॉडल क्या है? फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इनमें एक मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें रिक्वायरमेंट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस होती थी। रिक्वायरमेंट, नीड, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरफेस वगैरह वगैरह। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना SDLC? SDLC पढ़ा है बच्चे? कि मैं उसी पेज के नहीं साथ सर, पढ़ाऊँ? ये पढ़ा हुआ, अच्छा। वाटरफॉल पढ़ा है सर। हाँ, वाटरफॉल पढ़ा हुआ ना, चले। उसमें अंदर रिक्वायरमेंट होती थी, डिज़ाइन के अंदर आप बताते थे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर कौन सा होगा, इंटरफेस कैसा होगा, एल्गोरिथम क्या होगी, ये आप डिज़ाइन के अंदर बताते थे। इम्प्लीमेंटेशन में आपका सोर्स कोड क्या होगा, डाटाबेस क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आती थी। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर फिर टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते थे, चेक करते थे कोड मॉड्यूल को कि वो आपस में सही काम कर रहे हैं, सिस्टम एज ए होल कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो टेस्टिंग। इसके अंदर आपने वो यूनिट टेस्टिंग की थी, फिर आप लोगों ने मॉड्यूल टेस्टिंग की थी। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सिस्टम टेस्टिंग की थी, कई की थी ना, इस तरह की टेस्टिंग की टेक्निक्स आपने पढ़ी थी। यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप जो भी फंक्शन लिखते हैं उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप फंक्शंस को जोड़ने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, फिर एज ए होल पूरे सिस्टम को जो है सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर यूज़र टेस्टिंग करते हैं, ये मुख्तलिफ टेस्टिंग भी। इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम और यूज़र ट्रेनिंग को जो है इस फेज के अंदर आता है। मेंटेनेंस, बग फिक्सेशन इसके अंदर आती थी, नई फंक्शनैलिटी का ऐड करना और ऑनगोइंग प्रोसेस मेंटेनेंस करना, ये चीज़। इसके फ़ायदे क्या था? इजी टू अंडरस्टैंड था, इजी टू यूज़ था, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था, इन एक्सपीरियंस स्टाफ। इसमें ख़ास बात ये थी, वाटरफॉल मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इन एक्सपीरियंस स्टाफ भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन कि फ़र्ज़ किया अगर कोई नया डेवलपर है तो उसको इतना अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा कि उसके लिए कोडिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना, ये फॉर इनएक्सपीरियंस स्टाफ के लिए अच्छी अप्रोच है वाटरफॉल। माइलस्टोन आर वेल अंडरस्टूड। माइलस्टोन यानी क्या बनाना है, कब कब क्या क्या चीज़ें डिलीवर होंगी, वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड। सेट रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी, रिक्वायरमेंट की स्टेबिलिटीज़ को जो है वो सेट करता है। गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल प्लान। अब मैनेजमेंट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है कि प्लानिंग है इसके अंदर, स्टाफ की भी ट्रैक करना भी कि कौन सा काम चल रहा है कि। वाटरफॉल की डेफिशिएंसी क्या है कि इसमें ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको रिक्वायरमेंट का पता ना हो और आप डेवलपमेंट शुरू कर दें। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट आर वेल नाउन। डिलीवरेबल क्रिएटेड फॉर ईच फेज आर कंसीडर्ड फ्रोजन। फ्रोजन का क्या मतलब है कि जो भी डिलीवरेबल है उसमें चेंज नहीं हो सकती, फ्रोजन है, वो फिक्स है। हर फेज के लिए डिलीवरेबल क्या फ्रोजन है। इनहिबिट फ्लेक्सिबिलिटी, डोंट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आइट्रेशन ऑफ फेजेस नहीं है इसके अंदर, आइट्रेशन ऑफ फेजेस नहीं है। इंटीग्रेशन इज वन बिग बैंग। अब इसमें होता क्या है, वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि सब आपके पास यूज़र आया, आपने उससे पूछ लिया क्या बनवाना, उसने बता दिया, उसके बाद उसको कहते अच्छा जी 6 महीने बाद आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा।
वो जब 6 महीने का काम आप करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ मॉड्यूल, मुख्तलिफ कंपोनेंट, जब उनको जोड़ना का वक़्त आता है ना, तो उस वक़्त वो उसको क्या कहा, बिग बैंग आखिर में होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एक बिग बैंग है इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर कस्टमर के लिए जो है अपॉर्चुनिटी नहीं होती टू प्रीव्यू सिस्टम, जब तक कि वो मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कस्टमर को कुछ नहीं दिखाते, उसको पता भी नहीं होता बन रहा है कि नहीं बन रहा होता, वो बेचारा उसके अंदर ही रहता है, पता नहीं है जिसको मैंने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया है वो कर भी सकेगा कि नहीं भी कर सकेगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये चीज़ है। व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल, तो फिर वाटरफॉल मॉडल को कहाँ यूज़ किया जाता है, किस एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट वेल नाउन हो, जहाँ पे यूज़र को पता हो मैंने क्या बनाना है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस स्टेबल डिज़ाइन, जहाँ पे आपको डिज़ाइन स्टेबल चाहिए, न्यू वर्जन ऑफ, खास तौर पे लेगेसी सिस्टम को चेंज, पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम बनाना हो तो पहले सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये चीज़ें बनानी है जी, तो न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वहाँ पे लेगेसी सिस्टम, जैसे एक बैंक है उसमें 1980 के अंदर उसका बैंक का जो है सिस्टम चल रहा था, वो कहीं कुबोल में बना हुआ था, अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई कि यार कुबोल के तो बंदे भी नहीं मिलते, मेंटेन करने में बड़े पैसे लगते हैं, तो इसमें वो फीचर नए फीचर भी नहीं है, हमारा कुछ चीज़ें होती हैं, तो फिर वो क्या चाहते हैं कि अब नए, अब वो कहते हैं कबोल वाले कहते हैं जी हम इन चीज़ों की सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, आप कहते हैं जी एटीएम का रिकॉर्ड भी हो, ऑनलाइन बैंकिंग भी हो, हम इन चीज़ों की सपोर्ट नहीं दे सकते, तो फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा फिर नया बनवा लेते हैं, तो फिर वो जो नया बनवाने वाले हैं तो वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है कि पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम जो बनाना, वो न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म चेंज करना, मसलन अब आप ये चाह रहे हैं कि जनाब आप हमारा सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी चलेगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है एटीएम मशीन के ऊपर भी चलेगा, तो वो क्या है नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्विचिंग है उस तरह के इन्वायरमेंट के लिए, वी शेप, ये तो हो गया वाटरफॉल, वाटरफॉल ही की एक एक्सटेंशन थी, वाटरफॉल की एक एक्सटेंशन थी, उसका एक एनहांस वर्जन था, वो क्या है वी शेप एस टी एल सी मॉडल, वी शेप, उसके अंदर वी शेप के अंदर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या मतलब, यहाँ पे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग हुई ना, उसी प्लानिंग के नतीजे में उसका प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की फेज भी होगी, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस हुआ तो उसके एक्सेप्ट केस बनाने शुरू कर दिए, सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ तो वहाँ पे आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर दी, डिटेल डिज़ाइन आया तो यूनिट टेस्टिंग भी हो गई, कोडिंग आए, अब होता क्या है कि ये सॉफ्टवेयर चलता तो ऐसे ही है, चलता ऐसे ही है, बनता ऐसे ही है, यहाँ से इस तरह एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ, और फिर ये इस तरीके से, लेकिन हो क्या रहा है कि ये वाली फेज़ मुकम्मल होती है तो उसके साथ ये फेज़ भी बनानी जाती है, लेकिन ऑल दो ये सारी टेस्टिंग जो है यूनिट टेस्टिंग कोड के ऊपर ही होगी ना, कोड बनेगा तो यूनिट टेस्टिंग होगी, यानी इस टेस्टिंग का टेस्ट केस तो डिज़ाइन कर लिया जाता है इसके साथ ही, इसके पैरेलल में, मगर इसको एग्जीक्यूट कब किया जाता है, जब कोडिंग हो जाती है फिर उसके ऊपर यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करके देखा, अब ये कि यूनिट टेस्ट क्या यूनिट टेस्ट अप्लाई करना है वो बन जाता है इसके साथ ही, क्या इंटीग्रेशन टेस्ट करनी है वो बन जाता है इसके साथ ही, क्या सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बननी है वो इसके साथ ही बन जाता है, क्या प्रोडक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस होगी वो इसके साथ ही बन जाता है, लेकिन उस अप्लाई कब होता है वो इसी तरह अप्लाई होता है, इस तरह यहाँ पे तक ये चीज़ मुकम्मल हुई, फिर ये चीज़ मुकम्मल हुई, यहाँ पे आपके एंड होगा, समझ आ रही बात की, ये क्या है वी शेप मॉडल, a variant of waterfall that emphasizes verification and validation of product, इस पे करता है फिर से वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो काम किया उसको साथ साथ क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट इज प्लान्ड इन पैरेलल विद कॉरस्पॉन्डिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग पहले हो जाती है टेस्टिंग की, ठीक है, और वी शेप के स्टेप्स क्या हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन,
requirement specification analysis, complete specification of software system, high level design, how software function fulfill design, ठीक है, डिटेल डिजाइन, डेवलप एल्गोरिदम फॉर ये आर्किटेक्चर, उसके बाद कोडिंग है, ट्रांसफर एल्गोरिदम इनटू सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम से कोडिंग करनी, फिर यूनिट टेस्टिंग है, चेक ईच मॉड्यूल एज एक्सपेक्टेड, फिर इंटीग्रेशन है, इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स को चेक करना, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, एज ए होल सिस्टम को चेक करना, फिर प्रोडक्शन प्रोवाइड एनहांसमेंट एंड करेक्शन, है तो उसी तरीके से मगर चीज़ें पैरेलल में हो जाती हैं। एम्फेसिस प्लानिंग फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें क्या है, शुरू की स्टेजेस के अंदर ही आपकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होनी शुरू हो जाती है। ईच डिलीवरेबल मस्ट बी टेस्टेबल, हर चीज़ टेस्टेबल होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन ट्रैक प्रोग्रेस बाय माइलस्टोन, इजी टू यूज है। वीकनेसेस क्या है, डोंट इजीली हैंडल कंकरेंट इवेंट, कंकरेंट इकट्ठे दोनों काम करना इजी नहीं है हैंडल करना। आइट्रेशन को हैंडल करना, आइट्रेशन और फेजेस को हैंडल नहीं करती है। डोंट इजीली हैंडल डायनामिक चेंज इन रिक्वायरमेंट, डायनामिक चेंज के दरमियान में चेंजेस जो आ जाए उनको हैंडल नहीं करती है। व्हेन टू यूज़, कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सिस्टम हाई रिलायबिलिटी चाहिए। अब ये होता क्या है, देखिए वी शेप के अंदर फ़ायदा ये है कि आपने, ये देखिएगा फ़ायदा इसका क्या है, ये है, यहाँ आपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बनाई ना, तो यहाँ ही आपको पता चल जाएगा कि ये सही बनी है कि नहीं। आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया ना, तो टेस्ट आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही बना कि नहीं, इसमें ये चीज़ें और होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ टेस्ट होगी कि नहीं। यानी साथ के साथ क्या है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती रहती है, साथ के साथ जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती रहती है। वीकनेसेस क्या है, ये हो गई, ये चल रहा था डायनामिक चेंज इन रिक्वायरमेंट। अब कब यूज़ किया जाता है, जहाँ हाई रिलायबिलिटी चाहिए। क्यों रिलायबिलिटी, क्योंकि हर फेज के अंदर ही चेक हो जाता है भाई ये काम ठीक चल रहा है। हॉस्पिटल पेशेंट कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर ऑल रिक्वायरमेंट आर नाउन और डिज़ाइन स्टेबल हो, जहाँ पे जी बच्चा आपने हाथ खड़ा क्यों किया, बोल के बता दो, सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी नाउन हो। सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें? रिवर्सिबल से आप किस पर्सपेक्टिव में रिवर्सिबल कह रहे हैं? सर रिवर्सिबल फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी हो, इसमें स्टेप आगे चला गया हो बंदा। हाँ ना, वही तो इसकी ड्रॉबैक के अंदर यही चीज़ तो आपने देखी कही है, अभी ड्रॉबैक में बताया नहीं है, ये वीकनेस इसके अंदर डायनामिक चेंज के लिए इजी नहीं है इसका हैंडल करना। और सर इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ लुक पे, लाइक दैट के कुछ जहाँ होते पे, हैं कि जहाँ जहाँ आपको, ग्राफिकली यूज। जहाँ आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए। ठीक, मतलब स्पेसिफिक नहीं कि लुक लाइक दैट के कुछ ग्राफिक के लिए यूज होते हैं मॉडल, स्पेसिफिक ऐसे नहीं है, है नहीं ना? नहीं नहीं, उस तरह नहीं है, ये बेसिकली हायर लेवल, जहाँ रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है ना, वहाँ पे, वहाँ पे इसको प्रेफर किया जाता है। ठीक, थैंक यू सर। आगे है जी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये पहला आपके पास आ गया था वाटरफॉल, फिर आपके पास वी एंड बी मॉडल आ गया, अब आ गया प्रोटोटाइपिंग मॉडल। डेवलप है प्रोटोटाइप ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज। अब प्रोटोटाइप बना लिया जाता है रिक्वायरमेंट फेज में ही। प्रोटोटाइप इज एवेल्यूएटेड बाय एंड यूजर, उसको वेरीफाई कर लिया जाता है, एवेल्यूएट कर लिया जाता है यूजर के साथ शेयर करके। गिव करेक्टिव फीडबैक, प्रोटोटाइपिंग मॉडल का क्या होता है कि सही फीडबैक मिल जाती है। डेवलपर फर्दर रिफाइन प्रोटोटाइप, जब वो चेंज आती है तो उसको क्या, वो प्रोटोटाइप को क्या कर लेता है, रिफाइन कर लेता है। When the user is satisfied, prototype code is brought up to standard needed for final product. तो फिर वो प्रोटोटाइप के कोड को ही एनहांस करके उसको एज पर स्टैंडर्ड कर लिया जाता है। नॉर्मली जो प्रोटोटाइप बनाया जाता है उसमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता और वो फुल फंक्शनल नहीं होता। उसके अंदर जस्ट यूज़र इंटरफेसेस की मदद से यूज़र को
से फीडबैक ली जाती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कुछ ऐसा होगा, उसमें ये कुछ इस तरह फंक्शनैलिटी होंगी। उससे उसको कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसे ठीक है, आपका कलर जो है यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन ऐसा ठीक है, फंक्शनैलिटी ऐसी ठीक है, स्पीड ऐसी ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें। जहाँ पे डाउट ये हो कि यूज़र कुछ समझ रहा है, आप कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप फिर क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल को करते हैं और उसके अंदर प्रोटोटाइप बना के यूज़र को दिखाते हैं और फिर यूज़र उसका हाँ ना करता है या उसकी मॉडिफिकेशन बताता है। स्टेप्स इसमें क्या है, आप प्रोटोटाइप की प्रिलिमिनरी प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी जो है पार्शियल लेवल पेपर मॉडल बनाते हैं, पेपर के ऊपर जो है उसका मॉडल बनाते हैं। फिर प्रोटोटाइप को जो है आप क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। फिर प्रोटोटाइप बिल्ड विद बेसिक क्रिटिकल फंक्शन, प्रोटोटाइप में उसका जो है वो इंटरफेस वगैरह बना के और जो चीज़ें क्रिटिकल हैं जिनका यूज़र से कंफर्म करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बिल्कुल ऐसे ही है, कभी आप लोग देखा होगा, आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, नया मॉडल आया तो आपको वो एक डिम्मी पकड़ा देते हैं। अब वो डिम्मी देखने में तो मोबाइल जैसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होती। लेकिन यूज़र को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसकी स्क्रीन कुछ ऐसी होगी, इसके बटन कुछ ऐसे होंगे, इसकी फंक्शनैलिटी इसकी मुख्तलिफ डिम्मीज बनाई जाती है। तो वो असल में तो मोबाइल नहीं होता, मगर उसको देख के यूज़र को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं। इसी तरीके से ये भी प्रोटोटाइप जो है वो यूज़र को सॉफ्टवेयर के एक्चुअली बनाने से पहले उसको कुछ चीज़ें दिखा के उससे कंफर्म कर ली जाती है कि भाई ऐसी चीज़ बनेगी। ठीक है जी, बेसिक एंड क्रिटिकल फंक्शन। अब डिज़ाइनर बिल्ड डेटाबेस, यूज़र इंटरफेस, एल्गोरिथमिक फंक्शंस, ये चीज़ें वो बनाता है। और डिज़ाइनर डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रोटोटाइप, द यूज़र एवेल्यूएट फॉर प्रॉब्लम एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, ये इसका प्रोसीजर है। लूप कंटिन्यू अंटिल यूज़र इज सेटिस्फाई, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक यूज़र सेटिस्फाई। अब इसके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहते हैं जी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फ़र्ज़ किया उसके बहुत सारे मेथड हैं, तो आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी हम इस चीज़ से जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट। इसी तरीके से कुछ होता है कि किसी मार्केट को प्रोडिक्ट करना, प्रोडिक्शन के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, तो आप कोई एल्गोरिदम उससे कंफर्म करने के लिए कि हम ये एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं और इसके मुताबिक ये इस तरह प्रोडिक्ट करेगा कि ये आपके लिए सूटेबल है नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आप इसमें क्या करते हैं, मॉडल के अंदर, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर कंफर्म करवा देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, कस्टमर कैन सी द सिस्टम रिक्वायरमेंट एज दे आर बीइंग गैदर्ड, जैसे ही वो बता रहा होता है उसी वक्त वो देख लेता है कि अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा क्या बनेगा। डेवलपर लर्न लर्न फ्रॉम कस्टमर, डेवलपर को भी पता चल रहा होता है कि कस्टमर असल में चाह क्या रहा है। ठीक है, मोर एक्यूरेट एंड प्रोडक्ट, उससे ये होता है कि वो नहीं होता कि 6 महीने बाद आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करने जाओगे कि मैं तो इंतजार बनवाया ही नहीं सी, ऐसा काम ना हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट अकोमोडेट हो जाती हैं, जो चीज़ें नहीं पहले ज़हन में आती वो प्रोटोटाइप से क्लियर हो रही होती है, यूज़र की भी और डेवलपर की भी। डिज़ाइन जो है फ्लेक्सिबल डिज़ाइन से बन जाता है और डेवलपमेंट जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। विजिबल साइंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है शो होने शुरू हो जाते हैं कि भाई हम जो करने जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। Interaction with the prototype stimulates awareness of additional needed functionality, और प्रोटोटाइप दिखाते हुए जो इबहाम यूज़र के जहन में या डेवलपर के जहन में होते हैं वो दूर हो जाते हैं, उसकी अवेयरनेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। प्रोटोटाइप की वीकनेसेस क्या है, अबंडेंट स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो सकता है। अबंडेंट स्ट्रक्चर प्रोग्राम का क्या मतलब, अबंडेंट में कहते हैं गैर ज़रूरी चीज़ का होना। अब आप बार बार जब दिखाते हैं ना तो वो उसका मिजाज बदलता था, अच्छा ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो वो एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। फॉर कोड एंड फिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, बैड रेपुटेशन, क्योंकि इसके अंदर क्विक एंड डर्टी मेथड यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड यूज नहीं होते। अब ये जो डेवलपर जो प्रोटोटाइप बनाने वाला होता है उसकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी बनाना, जब जल्दी से जल्दी बनाना तो उसने स्टैंडर्ड थोड़ी फॉलो करने, तो उसने फिर डर्टी मेथड और क्विक मेथड यूज़ करने, उससे बाद दफ़ा रेपुटेशन
ख़राब होने की चांस। ओवरऑल मेंटेनेंस में भी ओवरलुक, मेंटेनेबिलिटी का ख्याल नहीं किया, बस ये है यूज़र किसी तरह राज़ी हो जाए। कंटिन्यू फॉर एवर, स्कोप क्रीपनेस, ये जो मैंने बताया कि आप जब आप यूज़र को हर दफ़ा नई चीज़ दिखाते हैं तो फिर वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर उस तरह चलता ही रहता है। तो स्कोप जो है वो, यानी जब आपने उसको एक आइडिया दिया, उसने कहा हाँ ये भी बना दो, फिर आइडिया दिया ये भी बना दो, तो वो तो इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। व्हेन टू यूज़ प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग कहाँ यूज़ किया जा सकता है? जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लैरिफाइड ना हो, अनस्टेबल हो रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन स्टेज ऑफ वाटरफॉल, एज द रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन स्टेज ऑफ, यानी वाटरफॉल मॉडल में आप यूज़र से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आप वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा के वो चीज़ें कंफर्म कर देते हैं। जब यूज़र इंटरफेस बना रहे होते हैं तो वो कुछ लोग जो है वो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, कलर कॉन्शियस होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या वेबसाइट बनाई है, ये तो अच्छी नहीं बनी, ये तो खूबसूरत नहीं बनी। तो उनके साथ उनकी कलर कम्बिनेशन, उनकी डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ें वो जो है जो होते हैं ना यूज़र इंटरफेस कॉन्शियस लोग, उनसे वो चीज़ें करते हैं। ओरिजिनल डेवलपमेंट, न्यू ओरिजिनल डेवलपमेंट जहाँ पे हो, यानी यहाँ पहले एक सैम्पलिंग ना हो, यानी एक नया चीज़, नया काम करने जा रहे हैं जिसके पहली कोई मिसाल ना हो, फिर वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ कर लें ताकि वो उसी तरह एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट हो सके। आगे जो रैड मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी ये पढ़े हैं कि नहीं आपने? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोटोटाइपिंग रैपिड, पहले पढ़े हैं कि नहीं? फास्ट तो नहीं जी सर, जी सर पढ़े, पढ़े? जी सर पढ़े पढ़े हुए हुए हैं हैं सर। पढ़े। तो यानी फास्ट पेस ठीक है ना जो मैं तेज़ी से साथ कर रहा हूँ? ठीक है जी, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल जी सर, ठीक है सर। चलो ठीक बिल्कुल है। सर। उसके बाद रैड है, रैड में रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज, ए वर्कशॉप स्ट्रक्चर डिस्कशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। अब ये रैपिड एप्लीकेशन के लिए है कि जल्दी से जल्दी काम किया जा सके, उसलिए रैड की है, उसकी प्लानिंग फेज है, उसकी जो स्टेप्स हैं रैड के, उसका प्लानिंग फेज है, फिर उसका यूज़र डिज़ाइन फेज है, यूज़र टू पार्टिसिपेट इन नॉन टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कोड जनरेटर, स्क्रीन जनरेटर। ये यहाँ पे जो है ये रैड के अंदर कोशिश की जाती है कि खुद कम से कम काम किया जाए, सारी चीज़ें जो हैं वो फास्ट अंदाज में, कोड जनरेटर्स के लिए कोड बनाया जाए, स्क्रीन जनरेटर के लिए इंटरफेस बनाया जाए, इस तरीके से। कट ओवर फेज, इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, यूज़र ट्रेनिंग। ये इसकी ये फेजेस थी इसकी रिक्वायरमेंट। प्लानिंग फेज है, डिज़ाइन फेज है, कंस्ट्रक्शन और कट ओवर फेजेस, ये 4 फेजेस हैं जिसके अंदर रैड को अप्लाई किया जाता है। उनकी डिटेल आपके सामने आ गई। उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज के बाद आप यूज़र डिज़ाइन, ये आपके पास प्रोटोटाइपिंग में यूज़ हो सकती है, इन दोनों का में यूज़र डिज़ाइन फेज और कंस्ट्रक्शन फेज में। और इसके अलावा ये कट ओवर फेज हो गया। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? रिड्यूस साइकिल टाइम एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद फ्यूअर पीपल मीन लोअर कॉस्ट। इसके अंदर जो है आप क्या करते हैं, जैसे आप लोग वो नहीं यूज़ करते, एक तो वेबसाइट आपने बनाते हैं, आप PHP कोर के अंदर बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको खुद बनाना पड़ती हैं। आप अगर आप कोई वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं जी ये तो मैंने वर्डप्रेस में बनानी है, तो वर्डप्रेस में तो बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई हैं आपने, जस्ट उस और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप और फास्टली जो कोडिंग भी सारी चीज़ें तैयार हो जाती है। आपने जस्ट यहाँ कहा जी लॉगिन का मॉड्यूल डाला और उसकी कोडिंग भी होगी और इस तरीके से सारी चीज़ें फास्ट होगी, तो ये लोअर कॉस्ट में बनती है। इसका फ़ायदा रैड का क्या है? लोअर कॉस्ट में कम लोग उसको कर सकते हैं, इतनी बड़ी टीम की जरूरत। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द कंप्लीट साइट एंड मिनिमाइज रिस्क नॉट अचीविंग कस्टमर सेटिस्फाइड बिजनेस वे। तो मिनिमाइज रिस्क करता है क्योंकि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट इसमें हाई होती है और फोकस मूव फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू कोड। तो डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? कोडिंग के ऊपर। यूज़र मॉडलिंग कॉन्सेप्ट टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस डेटा एंड प्रोसेस। और इसके बाद जो है उसके बाद इसकी वीकनेसेस क्या हैं? वीकनेसेस इसकी ये हैं, accelerated development process must give quick response to the user,
इसमें आपको यूज़र को फौरी रिस्पॉन्स देना होता है। नेवर अचीविंग क्लोजर, रिस्क ऑफ नेवर अचीविंग क्लोजर, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो, अब चूँकि ये उसी तरीके है जैसे आप रेडीमेड सूट बनाते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो जो यूज़र की बिल्कुल एज पर फिट नहीं होता। जब रेडीमेड सूट लेते जाते हैं तो आपको बाज़ दफ़ा 2 पॉकेट चाहिए होती है, उसमें 4 लगी होती हैं, 2 चाहिए होती है, 1 लगी होती है, तो फिर वो आपको कुछ चीज़ें क्या है। अब ये रैपिड में भी इसी तरीके से चूँकि बनी बनाई चीज़ें ज़्यादा उठा रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा रिस्क ऑफ नेवर अचीविंग क्लोजर का मसला हो जाता है कि एज पर यूज़र जो है हार्ड टू यूज़ विद लेगेसी सिस्टम, तो पुराने सिस्टम के साथ उसको एम्बेड करना मुश्किल होता है। और रिक्वायरमेंट सिस्टम दैट कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, सिस्टम चाहिए होता है जो कि जिसको क्या किया जा सकता है, मॉड्यूलराइज किया जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है। डेवलपर एंड कस्टमर मस्ट बी कमिटेड टू रैपिड फायर एक्टिविटीज इन एन एब्रीवेटेड टाइम फ्रेम। शार्ट टाइम के अंदर जो है फास्टली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। मैनी कंप्रोमाइजेज फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज भी होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर कंप्रोमाइज भी होता है, क्योंकि ये फास्टर डेवलपमेंट होती है। और इन एक्सचेंज फॉर फास्टर डेवलपमेंट एंड बेटर एप्लीकेशन मेंटेनेंस, तो ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, जिसमें मेंटेनेंस भी है, उसकी फंक्शनैलिटी भी है, परफॉर्मेंस भी है, कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं। रेड को कहाँ यूज़ किया जाता है? व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट फुली अंडरस्टूड, जहाँ पे रिक्वायरमेंट फास्ट करके उसको उनकी यूज़र इन्वॉल्व थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। यूज़र जो है वो सारे फेजेस में, सॉफ्टवेयर में की फेजेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फंक्शनैलिटी डिलीवर इन इंक्रीमेंट्स, तो स्टेप बाय स्टेप ये फंक्शनैलिटीज मिल रही होती है। हाई परफॉर्मेंस आर नॉट रिक्वायर्ड, और सिस्टम कैन बी मॉड्यूलराइज, ये चीज़ें इसकी जो है कि आगे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंक्रीमेंटल SDLC मॉडल, अगला क्या आ गया? इंक्रीमेंटल मॉडल। अच्छा, ये इंक्रीमेंटल स्टार्ट करने से पहले ये इसका जो है वो, इसको स्टॉप करते हैं, 5 मिनट के बाद इसको दोबारा शुरू करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी भाई, नो सर, ओके। चलिए मैं इसको रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन अभी 5 मिनट के बाद शुरू। ओके।